सचिन और साइली ना मम्मी पापा तो नहीं बने, लेकिन इनकी ट्रेनिंग अभी से शुरू हो गई है। भाई आप सभी ने देखा ही कि घर में एक नन्ही सी बच्ची आई है। सचिन जो है वो तो उन्हें संभाल ही रहे थे 1-2 दिन से, लेकिन अब साइली को भी इस बारे में पता चल गया है और दोनों मिलकर बच्ची को संभाल रहे हैं। तो क्या लगता है कि सचिन और साइली अब मम्मी पापा बनने के लिए तैयार हैं? इस सचिन की जिंदगी में जब से नन्ही सी बच्ची की एंट्री हुई है, तब से ही उसकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर राइड सी बन गई है। और अब इस राइड का हिस्सा इस साइली भी बन गई है, क्योंकि उसे पता चल गया है इस बच्ची के बारे में और अब वो सचिन का साथ दे रही है इस बच्ची को संभालने में। ये देखिए ना, 1-2 दिन में ही साइली का बच्ची के साथ इतना गहरा रिश्ता बन गया है कि बच्ची क्यों रो रही है उसे तुरंत ही पता चल जाता है। फाइनली सचिन की जो छुपाई हुई बात थी वो सामने आ गई है साइली के। तो साइली और रिया को पता चल गया कि घर में बेबी है और साइली जो है टू हेल्प सचिन बोलते हैं कि तुम एक काम करो, बेबी को मेरे पास भी छोड़ दिया करो ताकि तुम अपने काम पे भी ध्यान दे सको। तो साइली गॉट वेरी एक्साइटेड और वो बच्चे की सारी रिक्वायरमेंट्स की सारी चीज़ें रख के तैयार करके बैठी है और उसने उसके लिए बहुत ही क्यूट सा एक फूलों का टॉय भी बनाया है। एंड जैसे ही सचिन आता है वो बेबी के साथ खेलना शुरू कर देती है। शी गेट्स ऑल हैप्पी, ऑल एक्साइटेड एंड दे आर लाइक यू आर वेरी मच रेडी टू बी अ मॉम एंड ऑल दैट। ये बच्ची को तो संभाल ही रहे हैं सचिन और साइली, लेकिन अब ये अपने नए मिशन पर भी निकल चुके हैं। आप सभी को पता ही है ना कि किस तरह से रेणुका की वजह से इस साइली ने घर छोड़ दिया है। अब संगीता के कहने पर रेणुका ने साइली को बहुत ताने सुनाए थे, सबको ये कहा कि साइली की वजह से ही घर में हमेशा अपशगुन होता है। अब देखिए, हम आपको बता दें कि साइली और सचिन को ना यहाँ सच का पता चल चुका है कि संगीता कोई ज्ञानी वानी नहीं बल्कि एक एक्टर है, एक्टर। और अब दोनों जा रहे हैं उसका पर्दाफाश करने के लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि कोई भी आए कुछ भी बोल के चले जाए, हम लोग का घर उजाड़ दे और तू मेरे से दूर रहे। मेरी शादी बैठने वाला है साइली, बहुत हो गया। अगर बाबा की बाइक को अंधविश्वास में डूबी है तो उसको बाहर निकालना मेरा काम है और नहीं निकाल के ही रहेगा, उसको बोलेगा कि वो गलत है। यह है कि साइली को थोड़ा ये बात खाई जा रही है कि रेणु जो है वो सुपरस्टिशन की वजह से साइली को घर से बाहर निकाल कर रखी है। एंड इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे पता चला कि वो कोई आश्रम से है, तो मैं और सचिन डिटेक्टिव बनके वो एड्रेस पे गए हैं जहाँ पर संगीता जी का आश्रम है। बट वहाँ तो पता चलता है कि वहाँ तो कोई स्टूडियो है जहाँ मूवी और टीवी की शूटिंग होती है। सो बेसिकली वी गेट टू नो कि इट्स ऑल फेक। और वो खुद जो संगीता जी है वो भी नौटंकी करती है, शी इज़ एन एक्टर, और उसको पैसे दिए गए हैं सारी चीज़ें करने के लिए। किसने किया है, क्या किया है, कैसे किया है वो सब नहीं पता, बट विल गेट टू नो अबाउट इट। सचिन को वो चीज़ थोड़ी खटक रही है कि वो साइली के साथ नहीं रह पा रहा है छत के नीचे एंड दैट इज़ ईटिंग हिम अप। वो रोज़ आता है मुझसे मिलने के लिए, ही इज़ मेकिंग श्योर कि मैं ठीक हूँ नहीं हूँ, खाना पीना खाया नहीं खाया एंड एवरीथिंग। सो ऑफ कोर्स दैट्स द लव दैट वी शेयर एंड बिकॉज ऑफ विच सचिन जो है वो आता जाता रहता है और वो मेक श्योर करना चाहता है कि साइली वापस आ जाएगा। अब देखिए, कहानी में कुछ दिनों तक बच्ची वाला ट्रैक ही चलेगा और इधर साइली कोशिश करेगी कि किस तरह से वो सबके सामने संगीता का पर्दाफाश करे। यहाँ देखना ये भी होगा कि साइली की घर में वापसी कैसे होगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जिसका डर था देखिए वही हुआ है। विक्रांत जो अभी मन्यू बन गया है, मान्यता ने उसे नया नाम दिया है। विक्रांत अपनी याददाश्त भूल गया है, इसी का फायदा
मान्यता और उसका पूरा परिवार उठा रहा है। कितना बड़ा झूठ कहा गया है विक्रांत से, जिसके चलते ये सगाई हो रही है। कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज़ है। तो मान्यता का वही है कि प्यार और जंग में सब जायज़ है और ये उसका है तो उसका ही रहेगा। हाँ, विक्रांत का नाम चेंज हुआ है, अभी उसका नाम अभिमन्यु है। अब विक्रांत तो खुद को अभिमन्यु समझ रहा है और देखिए ना, जब जब मान्यता उसके करीब आती है, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिसके चलते उसे अपना पुराना पास्ट याद आने लगता है। आज हमारा रोका है, बीच बीच में उसको थोड़े थोड़े पास्ट के फ्लैशेस आ रहे हैं, क्योंकि शायद मन्नत प्रे कर रहे हैं उसके लिए, तो उसकी दुआएं काम कर रही हैं। और विक्रांत को थोड़ा थोड़ा अपने पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं। जैसे उसने बीच में हमारे घर की एक बच्ची है, उसको दुआ कह के बुलाया, तो मुझे ऐसा थोड़ा डर लगा कि कहीं इसे अपने पास्ट की चीज़ें याद ना आ जाए और ये मुझसे कहीं दूर ना हो जाए। तो मैं अपनी जगह ऑब्सेस्ड हूँ, पर मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बात ना मान्यता भी समझती है, लेकिन फिर वो विक्रांत यानी कि अभिमन्यु को कवर अप भी कर लेती है। फिर चाहे दुपट्टा गिरने वाला सीन हो, याद है ना, मन्नत और विक्रांत के बीच भी ऐसा ही हुआ करता था। जैसे कि दुपट्टा गिरा हमारे ऊपर, तो मुझे ऐसे लगा कि बाबा की मेहर है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो थोड़ा उसको पास्ट का फ्लैश आता है और वो कहीं ना कहीं खुद को क्वेश्चन भी कर रहा है कि मुझे ये कनेक्शन फील नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि मान्यता और बाकी लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम साथ में रहे, बचपन से बड़े हुए हैं, तो हो सकता है ऐसा हो, पर मुझे ये फील क्यों नहीं। अब सगाई तो हो गई है, शादी के मंडप तक तो मामला पहुंचेगा नहीं, क्योंकि मन्नत जल्द ही मान्यता के घर में एंट्री लेने वाली है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मनसुंदर की कहानी में जैसा कि आप जानते हैं, लीप आ गया है। रूही और नाहर अलग हो गए हैं। रूही अपनी बेटी के साथ रह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नाहर अपने बेटे के साथ। अब यहाँ पर ना सबसे इंटरेस्टिंग सीन जो है वो तभी बनेगा जब रूही और नाहर एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, और हम जानते हैं कि आप उसी पल का इंतज़ार कर रहे हैं। मिलना इत्तेफाक और बिछड़ना तो नसीब होता है। रूही और नाहर की जिंदगी में बस यही चलता है, मगर इस बार अब हालात और जज्बात दोनों बदल चुके हैं। एक तरफ रूही अपनी रुचिता के साथ जिंदगी गुजार रही है दिल्ली में, जिसका साथ मिश्री दे रही है। वहीं नाहर अपने रूहान के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। पर सबसे पहले रूही की बेटी रुचिता की बात करते हैं, जिसके एनुअल फंक्शन में रूही और मिष्टी दोनों आए हैं। माँ जितनी अच्छी है, बेटी उतनी ही खतरनाक निकली, क्योंकि कंपटीशन जीतने के लिए रुचिता ने अपने साथी डांसर को धक्का देकर गिरा दिया। हालांकि टीचर साहिबा डांटती भी हैं और रूही भी बच्ची को उठाने के लिए जाती है, पर तभी उसका कॉल आ जाता है।
बेसिकली बात यह है कि इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स जैसे स्कूल ऑर्गेनाइज करती है वैसे ही टैलेंट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है और रूहान अपनी स्कूल की तरफ से जाना चाहता है तो मैं उसे भेज रही हूँ। नाहार को उस पर विश्वास नहीं है कि उसका बेटा कुछ कर सकता है, उस पर भी कोई टैलेंट है, क्योंकि अक्सर रूहान को उसने गेम खेलते देखा और दादी उसे खेलने देती है स्कूल की छुट्टी करा के, तो वहाँ उसको वो भी गुस्सा है कहीं पर ज़्यादा जाहिर नहीं करता, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना है करो। वैसे एक तरफ रूही की बेटी की शरारत तो दूसरी तरफ जरा नाहर पर नजर डालिए जो अपने बेटे रूहान पर भड़क रहा है क्योंकि वो दिल्ली जाना चाहता है कंपटीशन में भाग लेने के लिए। नाहर अब नहीं चाहता कि किसी भी वजह से रूही को याद करे और घर में कोई भी उसका नाम ले। वैसे दादी तो यही चाहती थी, मगर उसे क्या पता कि अब दिल्ली में एक बार फिर नाहर और रूही की मुलाकात हो सकती है। अब दादी के सामने वो बोलेगा तो नहीं ना, क्योंकि दादी रूही का नाम लेने नहीं देती और उसने हालांकि खुद बोला है कि रूही का नाम घर में कोई नहीं लेगा और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है दादी के लिए। अच्छा ही है कि रूही का नाम ना ले, रूही को याद ना करे, तभी तो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा ना। टेक्निक यही है कि जितना काम प्यार से हो सके कर लो और नहीं हो सके तो घी को उंगली टेढ़ी नहीं करके निकालते, बल्कि डब्बा आँच पे रख दो, घी पिघल जाएगा, निकल जाएगा। मिष्टी तो दिल की अच्छी है मगर उसमें मस्ती कूट कूट कर भरी है, जिसके कारण रुचिता भी शरारती निकलेगी। मगर अब देखते हैं कि वो दिन कब आएगा जब रूही और नाहर की मुलाकात होगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल वसुधा में अब वसुधा की लाइफ में चुनौतियां जो हैं सामने आ रही हैं। वो अपना बिजनेस सेटअप कर चुकी हैं, एक बड़ा सा ऑर्डर भी मिला है, लेकिन क्या ये ऑर्डर पूरा कर पाएंगी या फिर एज अ ट्रू सीरियल की कहानी यहाँ पर वो साजिशों के जाल में फंस जाएंगी। वसुधा अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। दादी सा ने उसका हौसला बढ़ाया है कि वसुधा, अगर मेहनत लगन से कोई भी काम किया जाए तो कभी भी इंसान पीछे नहीं रहता है। इस बात को साबित करने के लिए अब वसुधा ने भी कमर कस ली है। वसुधा के अचार की रेसिपी एकदम सुपर हिट हो गई है। फिर क्या, उसने दादी साहब की मदद से इतने सारे अचार बनाए हैं। अब दादी साहब के आशीर्वाद से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है वसुधा को, लेकिन इस ऑर्डर को पूरा कहाँ किया जाएगा। दादी साहब ने अपना दिमाग लगाया और वसुधा के घर में कहा कि अचार यहीं पर बनेगा। देखिए कैसे बाकी के घर वाले भी वसुधा का साथ दे रहे हैं। चैलेंज तो एक्सेप्ट कर ली है और माजी सा ने भी ये ठान ली है कि मैं कैसे भी करके वसु को एक अलग मुकाम तक पहुंचाऊंगी। तेरे में दम है तो रोक के दिखा। तो चंद्रिका ने भी चैलेंज एक्सेप्ट की है। तो देखते हैं अब इस टग ऑफ वॉर में कौन बाजी लेकर जाता है। कोई अगर वसुधा से दूर है तो वो है चंद्रिका देवी। अब हम सब जानते हैं कि चंद्रिका देवी ने कभी वसुधा का बुरा नहीं चाहा और वो ये भी नहीं चाहती है कि वसुधा आगे ना बढ़े। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बीच बीच में आग लगाने वाली सारिका चाची का
दिमाग किस हद तक चल रहा है, वो चंद्रिका देवी को भड़काने की कोशिश कर रही है। अब ये सारिका को पता चलता है और फिर वो भाभी सा के कान भरती है और उन्हें कहती है कि देखिए भाभी सा, अभी फिर से ये जो नौकरों के लिए आपने जगह दी थी रहने के लिए, अब वसु वहीं पे बिजनेस कर रही है तो वहीं पे कब्जा कर लिया है आपके घर पे। तो फिर अभी भाभी सा जाती है और फिर आगे क्या होता है देखिए। बहुत कुछ आने वाला है, जैसे कि चंद्रिका जी उसे एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, वो किस प्रकार से बिजनेस चलाने के लिए उसे प्रोत्साहित करेगी या फिर उसे पीछे ले लेगी, और सारिका इसमें क्या रोल निभाएगी, ये बहुत सी चीज़ें आगे आने वाली है। अब चंद्रिका देवी समझदार है, इतनी बड़ी बिजनेस वुमन है, तो क्या लगता है कि वसुधा की इस नई पहल से क्या वो इनसिक्योर हो जाएंगी या फिर उन्हें याद आएगा अपना पास्ट, जब वो अकेले इतनी मेहनत कर रही थी जिसमें प्रभात सा केवल उनका साथ दे रहे थे। मेहनत और लगन इतनी थी जिसके चलते आज ना चंद्रिका देवी का इतना बड़ा नाम है। अब हमें इंतजार रहेगा ये जानने का कि चंद्रिका देवी या फिर उनके दिमाग में कोई और ही बात है जो शायद वो बताकर नहीं जताकर दिखाएंगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वीकेंड पर आप सभी के लिए हम लेकर आ गए हैं स्पेशल डे आउट स्टोरी, जहां आज आपकी खास मुलाकात करवाते हैं सीरियल मन अति सुंदर की दादी से। अब देखिए, शो में तो आपने हमेशा इन्हें राधिका के खिलाफ साजिश करते हुए देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए आपको दिखाते हैं इनका आशियाना। नमस्कार, आइए, स्वागत है, आइए। ये है हमारा लिविंग रूम और इसमें देखिए मुझे थोड़ा सा ना पेड़ पौधों का शौक है और जब जब थोड़ा भी वक्त मिलता है तो मैं इनसे बड़ा प्यार करती हूँ। ये आप देख रहे हैं फर्न लीफ है और इसी में एक जगह वो लगा हुआ है एलोवेरा, बीच में कहीं से उगा हुआ है ये, और जिससे मैं मतलब मैं क्या, मेरी छोटी बेटी जो है फ्रेश एलोवेरा जेल बना लेती है। मेरी छोटी बेटी है श्रुति, उसको पेंटिंग का बचपन से बहुत शौक है, बड़ा उसके पास ये हुनर है। तो ये उसने पता नहीं उसका क्या कॉन्सेप्ट था, बहरहाल उसने ये बनाई है। ये ग्लास पेंटिंग ये सब उसकी बनाई हुई है। ये है सबसे, तो मैं पहले रिसेंट मेरा बताती हूँ कि मैं शो करती हूँ मन अति सुंदर दंगल चैनल पे। वो हमारा ये सौभाग्य कि हमने एक माइलस्टोन तय कर लिया है, जो कि 1000 एपिसोड रिसेंटली अभी पूरे हुए हैं, जिसकी ये ट्रॉफी हम लोगों को मिली है। ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा है जो हमें शायद किसी ने गिफ्ट की थी। मेरे हस्बैंड जो है थिएटर ये कर रहे हैं, ये लोग सब धार्मिक वो करते हैं, तो ये सब इनके शोज़ जगह जगह होते रहते हैं, पूरे इंडिया में ये लोग घूमते रहते हैं। ये हमारे साईं बाबा हैं, ये मेरे साईं बाबा हैं, हमारे साईं बाबा हैं। कछुआ महाराज तो बस कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं और जो है वो रखते रहते हैं, ये रख लो वो रख लो, और देखने में सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। ये है हमारा बेडरूम, छोटा सा आशियाना है। और ये तुलसी जी की पूजा मैं रोज़ करती हूँ, रोज़। और ये मेरा मंदिर है, मंदिर का स्थान है। हम लोग उत्तरांचल के ब्राह्मण हैं, तो पूजा तो बहुत ज़रूरी बनती है रोज़ के रोज़। ये हमारी बेटी श्रुति का कमरा है।
इसके लिए मैंने एक तरीके से 14 बरस पूरा वनवास कह सकते हैं। मैं इसके उसमें कहीं एंजॉय नहीं करती थी। पहले मुझे इसकी चिंता रहती थी कि इसका क्या होगा। ये मेरे साथ 14 बरस पूरा करके गया और अपने मेरे हस्बैंड की गोद में गया। आज मैंने ये बनाया है, गुरुवार का दिन है, और ये मैंने बनाया है आम रस, जो कि गर्मियों में बहुत ठंडक देता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं सिर्फ शूटिंग ही नहीं करती हूँ, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मजबूरन मुझे जो है वो रखनी पड़ी है कुक। हमारे पहाड़ में क्योंकि ठंड बहुत होती है और ये जो सरसों का तेल है, आई मीन राई का तेल है, ये गर्म होता है। ये दालचीनी, ये सब चीज़ें हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं। कौन कहता है चाय नुकसान करती है? अगर जिसमें इतने ऐसे ज़बरदस्त मसाले हो, चाय नुकसान करेगी क्या? कभी नहीं। जिस दिन राइटर मुझसे कह देगा कि आज जो है राधिया को भजिया खिला दो, खाना बना के खिला दो, उसके पैर छू लो, उसके पैर धो लो, मैं सब कर लूँगी। हमारी सोसाइटी में बड़ा सुंदर एक मंदिर है, महादेव जी का मंदिर। भगवान तो सारे हैं वहाँ, लेकिन मेन वो महादेव जी का मंदिर है। और क्योंकि मैं महादेव जी की भक्त हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। इतने सालों से आपका प्यार मुझे मिलता रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी जनता की। आप इसी तरीके से अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे और आपका प्यार बना रहे, आपकी शुभकामनाएं रहे। हर हर महादेव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब टीवी सीरियल की बहुरानियों का प्रोफेशन चाहे जो भी हो, लेकिन उनकी जिंदगी में ना एक चीज कॉमन होती है और वो होता है घर वालों का टॉर्चर। अब देखिए जगधात्री की किस्मत ना इस मामले में और भी ज्यादा खराब है। घर में एक बहुत बड़ा ड्रामा हो गया है जहां पर जगधात्री की सौतेली माँ और उनकी बुआ जगधात्री को टॉर्चर कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस टॉर्चर से शिवाय जगधात्री को बचा पाएंगे? तू हमें बताएगी कि क्या गलत है और क्या सही, और मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। छोड़ दो भाई, छोड़ दो। जगधात्री कोई मंदिर का घंटा थोड़ी है, लेकिन जब देखो तब उसे बजाते रहते हैं। एक थप्पड़, दो थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़। जगधात्री कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, वो एक पुलिस वाली है। आखिर कब तक उस पर इस तरह का अत्याचार होता रहेगा? शो में देखा जाए तो मैंने तो जगधात्री को बहुत थप्पड़ मारे हैं, पर आज 3 थे। मैंने इसीलिए मेरी पहले डायरेक्टर सर से डिस्कशन भी हुई कि सर 2 में ही काम चला ले, लेकिन उन्होंने बोला नहीं 3 थप्पड़ तो मारने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हीरोइन को हीरोइन दिखाना है, पॉजिटिव दिखाना है, तो नकारात्मकता, नेगेटिविटी को थोड़ा सा तो ऊंचा और हायर होना ही पड़ता है। अब देखिए सिचुएशन ऐसी है कि ये सारा का सारा ड्रामा इसीलिए हो रहा है क्योंकि घर वालों ने शरद को रंगे हाथ पकड़ लिया घर में रहते हुए, और सबको ये पता चल गया कि जगधात्री ने ही माया के पति शरद को घर में रखा हुआ था। अब वैसे देखा जाए ना तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जगधात्री की सौतेली माँ और उसकी बुआ को तो बस मौका चाहिए होता है जगधात्री को टॉर्चर करने का, और वो तो यही चाहती हैं कि इस मुद्दे को बड़ा बनाकर वो जगधात्री को एक घर से बाहर निकाल दे। पर अभी तक हमारी कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई है।
फिर हमें कुछ राज पता चलता है कि इसने शरद जी को यहाँ छुपा रखा है, और अब हम लोग उसी को एक्सटेंड करते हुए कि अब कोई भी प्लान करके जगदात्री और शिवाय को भी घर से निकालना चाहते हैं, जिससे तपस्या और रुद्र की ज़िंदगी आराम से बीत सके। अब कोशिश तो दोनों ने बहुत अच्छी की, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि वक्त पर माया आ गई जगधात्री को बचाने के लिए। अभी ये उल्टा हो गया है कि माया जी ने हमें ही धमकी दे दी है कि घर से बाहर निकल जाओ, लेकिन हम इतनी जल्दी जाने वाले नहीं हैं। वैसे यहाँ कोशिश तो शिवाई ने भी की थी जगधात्री को बचाने की, तभी तो रुद्र से भी उसकी बहस हो गई। अब सारा का सारा मुद्दा तो माया और शरद का है ना, इसमें जगधात्री और शिवाय का क्या कसूर है? माया और शरद भले ही अलग हो गए हैं, लेकिन उनके बीच आज भी प्यार बरकरार है, और तभी तो माया ने भी शरद और जगधात्री का ही साथ दिया है। बेचारी जगधात्री, उसे ना जाने क्या क्या सहना पड़ता है, कभी अपने मिशन के लिए तो देखिए, कभी सौतेली माँ का टॉर्चर वो सहती है। माया मतलब एक शी इज़ अ वेरी गुड सोल एज अ कैरेक्टर, एंड वो नहीं चाहती है, वो बहुत उसूलों वाली है, और बहुत जहाँ स्ट्रिक्ट होना होता है वहाँ स्ट्रिक्ट होती है, जहाँ उसको प्यार दिखाना होता है वो दिखाती है, तो इसलिए वो जगदात्री की भी साइड लेती है, बिकॉज जगदात्री सही है। वैसे जगधात्री शिवाय बिल्कुल ठीक कहता है कि जब तक आप अपनी सौतेली माँ के चंगुल से बाहर नहीं निकलेंगी, तब तक आपको इसी तरह का टॉर्चर सहना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वीकेंड आ चुका है, और अगर आपने अपने फेवरेट शो का एक भी एपिसोड मिस कर दिया तो घबराने की कोई बात नहीं है। जानना चाहते हैं कि आगे अपकमिंग ट्रैक में क्या क्या आने वाला है, तो फटाफट से सवार हो जाइए हमारी फटाफट खबरों की रेलगाड़ी पर। लीजिए, आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल तुम देना साथ मेरा का सेट। अपराजिता सिर्फ अपनी सासू माँ की मदद करने के लिए अपने ससुराल में वापस आई है, और देखिए आते ही उसने साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ललित, उसे तो यहाँ भी चैन नहीं है। अपराजिता को परेशान करने का वो कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। लेकिन ललित, एक बात आप समझ जाइए कि अब अपराजिता भी वो पुरानी वाली अपराजिता नहीं है, वो अब बदला लेना अच्छे से सीख गई है। किसी तरीके से घर पे आई है घर की सफाई करने के लिए, तो अब मिस्टीरियस है, थोड़ा शरारती दिमाग है, देख रहा है कि यार वो साफ़ कर रही है, तो मैं इसको वापस गंदा कर देता हूँ। जैसी इसकी आदत है उसको तंग करने की, तो वो जाके उस पर गंदे पैर से चल देता है। तो अपराजिता भी वापस काउंटर देती है कि अच्छा बेटा ऐसा करेगा तू। तो जब मैं वापस आता हूँ तो वो पानी फेंक देती है, तो मैं फिसल के गिर जाता हूँ। तो बदला हो गया पूरा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सैराब का सेट। अब देखिए, नोयनिका मिलने गई है ईशान से, ये बात सभी को पता चल गई है। नोयनिका की ननंद और उसकी सास जमकर उसे ताने सुना रहे हैं। अब कहीं न कहीं ये बात तो सच है कि नोयनिका और ईशान एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन इनके बीच ये रिश्ता बनना इतना आसान नहीं होने वाला। नोयनिका ईशान से मिलकर आई है, और वो पोल उसकी बेटी ने फ्लो में खोल दी है कि माँ आप गए थे, आपने खाना वेस्ट कर दिया, तो सबको पता चल गया कि मैं वहाँ गई थी। तो उस पर ये थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हो गया, क्योंकि बोलते हैं जब आप सेलिब्रिटी के साथ कहीं चले जाते हो और पेपर में आ जाए तो उसका मतलब वो हाइप हो जाती है चीज़ें। तो नोयनिका ऑलरेडी एक बार पकड़ी जा चुकी है, क्योंकि उसने घर पर बताया नहीं था, झूठ नहीं बोला लेकिन बताया नहीं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस कि चुप रहने में और झूठ रहने में झूठ बोलने में फ़र्क होता है। लेकिन उसकी सासू माँ ने और उसकी ननद ने अच्छे से क्लास ले ली उसकी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां। अब देखिए, सिद्धू और स्नेहा की शादी हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया। स्नेहा ने सिद्धू से शादी जरूर की, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि वो सिद्धू की पत्नी बनना चाहती है। अब आने वाले ट्रैक में असली मजा तो तभी आएगा जब एक ही घर में रहेंगे स्नेहा और दुर्गावती। सास बहू के बीच का ये ड्रामा आप लोगों को देखने में जरूर मजा आएगा। नई शुरुआत करने जा रही हो तो हमसे एक वादा करो, जो कुछ हुआ सब भूल कर खुले मन से नए घर में प्रवेश करोगी। झूठा वादा नहीं करेंगे। आप ठाकुराइन दुर्गावती ने आपको कर्जे पे पैसे दिए और ब्याज के नाम पे खा लिया आपसे।
हमसे हमारा सुख, हमारा चैन, यहाँ तक कि हमारी माँ को मजबूर किया कि हमसे झूठ बोले। सिद्धार्थ सिंह ठाकुर ने हमारा भरोसा तोड़ा है माँ। हम वहाँ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने नहीं जा रहे हैं माँ, बल्कि हमारे साथ जो गलत हुआ है उसकी भरपाई करवाने जा रहे हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है इस सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये पार्थ और वैष्णवी के बीच का रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूटने की कगार पर आ गया है। ये कभी रियांश तो कभी नकुल के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा है। अब ये सब कुछ कौन कर रहा है ये तो आप जानते ही हैं। ये सब कुछ रियांश की चाल है। वो जानबूझकर पार्थ और वैष्णवी को अलग करना चाह रहा है। अब देखना तो ये होगा कि आखिर इन सब के बीच तुलसी अपने टूटते हुए परिवार को कैसे बचाएगी। पहले तुमने रियो के साथ मेरा नाम जोड़ा, फिर नकुल। इतना गलत सोचोगे मेरे लिए? ये लो तुम्हारा फोन और तुम करो जिसको मैसेज करना है, ठीक है? पार्थ मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। मेरी गलती होगी कि मैं यहाँ पर आया, सॉरी। पार्थ मेरी बात तो सुनो। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल जाने अनजाने हम मिले का सेट। अब देखिए जब से रीत ने अपना बच्चा खोया है तभी से उसका दिल टूट गया है। राघव और उसके बीच बहुत सारी गलतफहमियां हैं। अब देखिए कोशिश तो कर रहा है राघव रीत को मनाने की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। इन सब में अगर किसी का फायदा हो रहा है तो वो है बुआ जी। रीत को अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और अब वो राघव से गुस्सा होके बेबी रूम में शिफ्ट हो गई है, क्योंकि राघव ने उसे कहीं ना कहीं मजबूर किया बुआ जी से माफ़ी मांगने के लिए और उनके पैर धोने के लिए। तो रीत को बहुत बुरा लगा कि मतलब ऐसे टाइम पे भी राघव उसके साथ नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि राघव उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है राघव से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज एक ऐसे शख्स से मुलाकात करेंगे जो गवर्नर है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें बनाया नहीं है, बल्कि वो खुद हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि मनोज बाजपेयी सर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऐसे चैलेंजिंग किरदार मनोज बाजपेयी सर खुद चुनते हैं या फिर उनको ढूंढ लेता है कि हाँ ये रहें? मैं ऐसा मानूंगा कि भाग्य जो है वो भेज देता है मेरे पास में, फिर स्क्रिप्ट ढूंढ लेती है। लेकिन कोशिश हम लगातार करते रहे इतने सालों से लोगों को बताना कि मैं किस तरह के किरदार करना पसंद करूंगा, किस तरह की फिल्में करना पसंद करूंगा। लेकिन अब इतने साल के बाद लोगों को शायद एहसास हो रहा है कि कुछ एक ख़ास तरीके के सब्जेक्ट्स मनोज ना नहीं करेगा तो मेरे पास आ जाता है। आपकी हाल ही की अगर फिल्मों की बात करें सर, एक बंदा काफ़ी है, गुलमोहर की बात करें, अलग अलग मतलब आपको देखना मतलब एक नया किरदार होना, ये एक बड़ी उपलब्धि होती है सर। सर थैंक यू वेरी मच, क्योंकि उसके पीछे की मेहनत बहुत लंबी चौड़ी होती है और कोशिश तो हमेशा ये रहती है कि नए से नए किरदार लोगों तक लेके जाएं, नए से नए सब्जेक्ट, स्क्रिप्ट और एटमॉस्फेयर लोगों को कुछ नया देने की कोशिश करें। क्योंकि एक तो उससे अपना जो एक्टर है उसके साथ भी जस्टिफाई करते हैं और एक जो सिंसियर एक होप में एक ऑडियंस जो आती है उसको भी एक सब कुछ नया मिले, देखी दिखाई कोई भी चीज़ ना हो। मनोज सर इस किरदार के बारे में बात करें, साउथ का टोन पकड़ना, ऐसा लगता है कि नहीं मनोज सर तो ये साउथ में ही रहने वाले हैं, ये वहीं के रहने वाले हैं, बिहार के नहीं हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब देखिए उसके पीछे जाहिर सी बात है कि आपके बहुत सारे रिसर्च होते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हो और फिर ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितना रखना और कितना नहीं रखना है, क्योंकि अंततः फिल्म तो आप हिंदी ऑडियंस के लिए बना रहे हो, तो ये दिमाग में ये बात भी रखनी पड़ती है। और साथ में वो जो लहजा है, वो लहजा जो है वो भारी ना पड़े आपके मैटर पे, वो लगातार जद्दोजहद रहती है जब तक शूटिंग चल रही होती है। वो तो एक बात है। दूसरा ये कि बिहार मैंने छोड़ा था जब मेरी उम्र 18 साल की थी। अमूमन ज़्यादातर जो बिहार के रहने वाले लोग हैं या तो वो पैदा होते हैं बाहर या फिर वो काफ़ी समय गुजार करके कॉलेज वगैरह करके आते हैं बाहर के शहरों में।
तो उनके लिए थोड़ा सा उसको छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे लिए थोड़ा इजी इसलिए है क्योंकि मैं जब बड़ा हो रहा था तभी मैं दिल्ली आ गया था। अभी स्कूल ख़त्म ही किया था कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, और फिर जब आप थिएटर करने लगते हो तो आप समझना शुरू करते हो कि आपको एक न्यूट्रल इंसान की तरह से रहना है। जो न्यूट्रल इंसान अगर आप रहते हो, चाहे वो बातचीत में हो, चाहे वो व्यवहार में हो, और कुछ नई नई चीज़ें वो बड़े शहर से सीखते हो आप, तो अंततः ये होता है कि जब आप चाहते हो तब आप अपनी भाषा में बात कर लेते हो, लेकिन कोई ख़ास लहजा आपके ऊपर हावी नहीं रहता है। तो मेरे साथ में वो थोड़ी सी किस्मत ने साथ दिया था कि मैं बहुत ही कम उम्र में बिहार से बाहर आया था। तो पीछे की जो पूरा लहजा था उस पर बाकायदा काम किया मैंने कि कैसे उसको न्यूट्रल करूँ। मनोज सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब कोई किरदार आप किसी फिल्म के लिए जो चुनते हैं, उसकी तैयारी के लिए आप खुद को कितना वक्त देते हैं और किस तरह से मतलब लोगों से अलहदा कर लेते हैं अपने आप को, या फिर किस तरह से तैयारी करते हैं आप? डिपेंड करता है कि मैं किस तरह का किरदार कर रहा हूँ। और फैमिली मैन का किरदार करता हूँ तो आप देखेंगे, या इंस्पेक्टर झेंडे का, अमूमन मैं लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता हूँ। लेकिन जब बंदा सरीखी कोई फिल्म आती है, या फिर गवर्नर रोल मिलता है मुझे, या गुलमोहर मिलता है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि उस किरदार को के तरीके से ही सेट पे जिया जाए। और इस फिल्म में तो खैर मैंने बहुत सारा खामोशी ही रखी थी सेट पे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सुर को खोने का डर रहता है। उसका एक ख़ास सुर होता है, उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने पे फिर शॉट जो है उसके साथ बहुत जद्दोजहद हो जाती है। तो एक ख़ास तरीके का व्यवहार फिर सेट पे हो जाता है। इस फिल्म के साथ बड़ा नॉस्टैल्जिया मोमेंट भी होने वाला है। हमने खबर है कि 90 के दशक में जो फिल्मों का रेट हुआ करता था, 25,000 टिकटें कुछ 50 रुपये में मिलने वाली जी। शुरुआती जो 25,000 के टिकट्स होंगे वो 50 रुपये के रेट पे मिलेंगे, क्योंकि यही रेट था 1990 के समय में। तो ये उस समय को एक ट्रिब्यूट है, जिस समय में ये फिल्म सेट है। तो ये प्रोड्यूसर का आइडिया था। प्रोड्यूसर्स बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए एक बहुत अच्छी फिल्म की तरफ। तो ये एक पहल है, और उसका बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है हम लोगों को। बहुत सारे ब्लॉक बुकिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बुक कर रहे हैं, और इसको सस्ते में लेना चाहते हैं। तो अच्छी बात है ना। उससे क्या है कि जब लोग देखेंगे, वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के बारे में बनेगा, तो फिर लोग आएंगे। आपने पहली फिल्म कौन सी देखी थी, जाके खरीद कैसे टिकट वगैरह कुछ अगर शेयर करना चाहें? नहीं सर, वो सब चीज़ें तो याद नहीं रहती हैं इतने सारी कि मैंने ख़रीद के कब देखा था। लेकिन बहुत कम उम्र से देख रहे हैं तो पिताजी के साथ जाते थे पहले, फिर दोस्तों के साथ जाते थे, अपने पैसे लगा कर के भी जाते थे, दोस्तों के साथ जाते थे तो अपनी टिकट खुद लेते थे। तो ये पता कर पाना या याद कर पाना ये बड़ा मुश्किल काम है। 90-91 में जब देश जो है फाइनेंशियली कंडीशन से गुजर रहा था, उस वक्त का माहौल आपको याद होगा कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे? या फिर याद तो नहीं है कि बस इतना याद है कि मैं थिएटर कर रहा था और ये हेडलाइन पढ़ी थी मैंने कि देश का जो सोना था वो बाहर हमने जो है गिरवी रखा था इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड के साथ। तो हेडलाइन पता है, लेकिन इतनी क्या क्या चीज़ें RBI बिल्डिंग में हो रही थी ये हमको नहीं पता है कि ये सारा कुछ कैसे हुआ और कैसे इसको अंजाम दिया गया। वो अपने आप में एक पूरा इतिहास है और बहुत ही डिफाइनिंग हिस्ट्री है जिसके बारे में सबको जाननी चाहिए। एक कलाकार के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है सर। अब जैसे आपने कहा कि उस वक्त मैं थिएटर कर रहा था, लेकिन किसे पता था कि मतलब इतने सालों बाद आप गवर्नर का किरदार प्ले करेंगे। कर पाऊंगा और इतने सारे नामी लोगों के साथ काम करूंगा, नए से नए लोगों के साथ काम करूंगा। किसी को कुछ पता होता नहीं है, बस आप अपनी मेहनत करते रहते हो। आज जब आप मुझसे बात कर रहे हो तब भी सीधा मैं अपनी मेहनत ही करता रहता हूँ। अपनी मेहनत 200% दीजिए, उसके बाद ऊपर वाले के हाथ में छोड़ करके आप दूसरे कामों में लग जाइए। इसमें एक डायलॉग है सर, इफ़ आई फेल। मनोज सर को कभी ऐसा लगा ज़िंदगी में, ऑब्वियसली वो सबकी मुश्किल घड़ी भी आती है अच्छे वक्त के साथ साथ, इफ़ आई फेल तो उसके आगे क्या हो? कभी मनोज सर को ऐसा? नहीं, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ऑप्शन बी लेके तो चला ही नहीं था अपने जीवन में।
तो इसलिए ये सोचना कि ये कुछ नहीं हो पाएगा तो कुछ दूसरा कर लूँगा, ऐसा कुछ कभी भी नहीं रहा और अभी भी नहीं है जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। जीवन जब हम एक्टर बनने के लिए इस इंडस्ट्री को या इस क्षेत्र में आने की कोशिश करते हैं या कोई भी करे, तो उनको मेरी सलाह यही होगी कि ऑप्शन बी लेके मत चलो फिर। लेकिन एक ही चीज़ पे आपको लगातार सोचना चाहिए कि क्या मैं सच में अच्छा हूँ अपने काम में या नहीं। क्योंकि अगर आपके अंदर में जो एक्टर का जो ख्याल आया और वो ग्लैमर देख के आया है तो वो सब झूठा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और जो बड़े बड़े स्टार बनते हैं, जो आप बनना चाहते हो, जिसके कारण आप एक्टर बनना चाहते हो, तो उसमें रेशियो ऑफ सक्सेस बहुत कम है, 0.000% है। और अगर आप अगर एक्टिंग के बिना आप ज़िंदा नहीं रह सकते हो, आपका पैशन है एक्टिंग, तो आप इस फील्ड में आइए। इसमें हर चीज़, किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं, एक ही चीज़ की गारंटी है कि आप मेहनत बहुत करोगे तो जितने आप हो उससे बेहतर हो जाओगे आप, फिर आप भूखे नहीं मरोगे। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, एक कहते हैं ना कि पिता जब होता है घर में, जिसके 3-4 बच्चे होते हैं, तो अपनी एक छवि देखता है कि हाँ ये मेरे जैसा है। मैं मतलब बड़ा मुश्किल होगा, कोई किसी की तरह से जैसे बन नहीं सकता। लेकिन मनोज बाजपेयी, अगर आज के दौर में जो कलाकार हैं, जो उभरे हुए, जैसे आपने स्टार लोगों की बात की है कि उनको जीवन में प्लान ए नहीं, प्लान बी नहीं होना चाहिए, आप अपनी छवि किसी में देख पाते हैं कि मतलब यार ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये कोई कलाकार मुझे अच्छा लगता है आज के दौर के? मुझे बहुत सारे कलाकार अच्छे लगते हैं और मैं उनके बारे में बड़ा मुखर भी रहा हूँ। किसी एक का नाम लेना बाकियों के साथ अन्याय करना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम जो थिएटर से आए हुए हैं या फिर जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह से आए हैं, मैं उनके जो लोग थिएटर करते हैं मैं हमेशा उनके पक्ष में रहता हूँ। बहुत मेहनत है, बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं और उससे कुछ आर्थिक फ़ायदा तो नहीं होता है, जुनूनी हैं अपने काम को लेकर के, इसलिए करते हैं। और मैं हमेशा उनका अच्छा सोचता हूँ कि इन लोगों को काम मिलना चाहिए, ख़ासकर उन लोगों को जो थिएटर के बैकग्राउंड से आए हुए हैं। तो कोई मोह माया नहीं है, कोई ग्लैमर के पीछे भागने की बात नहीं है, वो बहुत ही खालिस क्रिएटिव लोग होते हैं। सर, इतने सालों से काम करने के बाद कोई ऐसी फिल्म आपकी रही हो जो आर्थिक तंगी के कारण कभी बन नहीं पाई हो और आपको ऐसा लगा हो कि काश ये बन जाती, ऐसा कुछ कभी? मैं बड़ा ज़िद्दी आदमी हूँ सर। मैंने अगर कोई फ़िल्म अपने हाथ में ले ली और उसको प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो मैंने कोशिश करके उस फिल्म को बनवा तो दी है, कहीं ना कहीं से पैसे निकाल करके, उगा करके, फिर उसके बाद अपनी फिल्म की यात्रा होती है। उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बनवाने से ले करके और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में धक्के खाने से लेके एग्जीबिटर के पास बैठने से लेके सारे काम कर चुका हूँ। अब नहीं करता हूँ क्योंकि अब उतनी ऊर्जा बची नहीं है। तरक्की याफ्ता मुल्क आपके नज़रिए से क्या हो सकता है? देखिए, जब तक हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी विविधताएं भी हैं और बहुत सारी उन विविधताओं के चलते बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। लेकिन राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू जॉब, ये 3 चीज़ों पे अगर लगातार काम होता रहे और 3 चीज़ें सुनिश्चित जिस दिन हो गई, उस दिन हम और भी बहुत आगे जाएंगे। क्या कलाकारों को आज के पॉलिटिकल जो व्यूज़ होते हैं वो बहुत कहीं ना कहीं हमने देखा ना सर, बचते हैं, तो क्या ये उचित बचेंगे? भाई, आप उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो लेते नहीं हैं। समाज में जितनी बुराइयां हैं उसकी जिम्मेदारी तो आप एक्टर पे थोप देते हैं। अपनी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वो सॉफ्ट पावर है, उसको पहले भी लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये बुराइयां फैलाते हैं और अभी भी आप उनको गाली देते रहते हो, तो वो क्यों बोलेंगे? मुझे बताइए, आपने ऐसा क्या उनके लिए सुरक्षा का निज़ाम किया हुआ है ये वो कुछ भी बोलेंगे? तो भी मतलब अनसेफ है, मतलब अभी हमेशा से रहे। सॉफ्ट पावर है ना, कोई भी आता है कुछ भी करके चला जाता है, कुछ भी बोल के चला जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो श्री अमिताभ बच्चन जी के सामने तो किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मतलब कुछ बक भी सके, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी बकवास करते हैं किसी के बारे में, और जो बकवास कर रहा है वो घर में कुछ नहीं कर रहा है, वो घर से बाहर भी नहीं निकला है, अपने कंफर्ट जोन से भी नहीं निकला है। यहाँ पे
ज़िंदगी बीत गई सर, जब घर छोड़ दिया था, अपना जीवन ठीक अपने जुनून के पीछे भागने के लिए मशक्क़त किया, संघर्ष किया, भाग्य ने जब साथ दिया तो यहाँ तक आपके पास बैठे हुए हैं, है ना। आप माता पिता का त्याग करते हो, आप अपने पूरे ज़िंदगी के आप हर चीज़ को छोड़ देते हो, और फिर आपको जब सम्मान मिलना होता है तब गाली उन लोगों से मिलती है जो आपके सामने जो है आपके हुनर या आपकी शिक्षा या आपके ज्ञान, इन सब के सामने खड़े नहीं हो सकते। फिर कोई भी कुछ भी बोलता है, और आजकल तो सोशल मीडिया, हमने हाथ में फ़ोन दिया हुआ है, सबको एम्पावर किया हुआ है, तो सब अपनी अपने परवरिश और अपनी अपनी शिक्षा और ज्ञान के हिसाब से व्यवहार करते हैं। तो आपको लेना है, और फिर कहते हो कि एक्टर बोलते नहीं हैं। क्यों बोलेंगे? आप उनके परिवार को घसीटा जाता है, उनके माँ बहनों पे छिटा खींची की जाती है, उनके जीवन शैली को लेकर गाली दी जाती है, फिर कहते हो कि एक्टर बचते हैं। सर सोना खरीदा कि नहीं हाल ही में, कभी इतना महंगा हो गया? हम लोग जो है स्टार लोग नहीं हैं, हम लोग एक्टर लोग हैं। एक्टर्स जो है ना बेचारा, वह हर जगह पे अपने हाथ थोड़ा थोड़ा करके रखता है, लेकिन सोना जो है हमारे समाज का बड़ा अभिन्न अंग है। उसको इज़्ज़त से जोड़ के देखा गया है, और जिसने भी उसको इज़्ज़त से जोड़ा बहुत ही क्या कहें, बुद्धिमान लोग थे कि भाई जितना सोना रहेगा उतने सुरक्षित आप रहेंगे, है ना, और वही जो है आपके बुरे दिनों में काम आएगा। तो इसी ख्याल से आप जो है उसको जब मौका लगे थोड़ा बहुत वैसे हर आदमी जो है आज के तारीख में, जब दुनिया भर में क्राइसिस चल रहा है, इस समय लोग अपनी ज़िंदगी जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो सोना तो क्या है, कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे बेचारे, लेकिन जब भी हो रख लेना चाहिए। आखिर में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर धमाकेदार फिल्म आ रही है आपकी मनोज सर, और आपके एक फ़ैन मतलब जो हैं वो तो देखेंगे, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आखिर? देखिए, मैं तो लगातार मेरी पूरा करियर इसी में समर्पित रहा है कि मैं लोगों को अच्छी से अच्छी फिल्में दूं, और अब विविध तरीके के किरदार मैं लोगों के सामने लेकर के आता रहूं, और सिनेमा में एक अलग काम करने की कोशिश जो है कई साल से 30-32 साल से अच्छे समय में और बुरे समय में वो कोशिश हमेशा रही है। लगातार लड़ाई करता रहा हूँ अच्छे काम के लिए, और वो अच्छी चीज़ लोगों तक लेकर हम फिर से आ रहे हैं। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, जिस पे हमें बहुत गर्व है। 2 स्क्रीनिंग हो चुकी है, और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं रात से जो मैसेजेस पढ़ रहा हूँ और जो मुझे प्रोड्यूसर जो रिएक्शन भेज रहे हैं, वो बड़ा अद्भुत है। और मुझे मैं सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ कि जो दर्शक वो टिकट लेके अंदर जाएगा तो उसे ये लगेगा कि यार मेरा पैसा पूरा वसूल हो गया। ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म भी ज़रूर हिट होगी। आपका नाम जुड़ जाए जिस प्रोजेक्ट से, उसे लोग ज़रूर पसंद करते हैं, और एक बार एक नया गवर्नर के रूप में आप देखेंगे मनोज बाजपेयी को। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।